जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रहार जीएस में। इससे पहले हम लोग मुद्रास्फीति और अपस्फीति पर बात कर चुके थे, यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पर। आज हम लोगों का अलग अलग टॉपिक है। उसके बाद का जैसे डिवैल्यूएशन, इसको हिंदी में कहते हैं अवमूल्यन। इस साइड है स्टैगफ्लेशन, इसको हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी। और तीसरा पॉइंट है रिसेशन, इसको हिंदी में कहते हैं मंदी। तो आज हम लोग इसी तीनों पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्या है कि हम लोग मुद्रास्फीति और अपस्फीति को पढ़ चुके हैं। तो अब आइए बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डिवैल्यूएशन। उससे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि हम लोग किस तरह से पूरा इकोनॉमिक्स का सीरीज चला रहे हैं। दरअसल हम पंचवर्षीय योजना को पढ़ रहे थे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या कृषि का टॉपिक हमको मिला, तो हमने कृषि को क्लियर किया। दूसरा में उद्योग का टॉपिक मिला, तो हमने उद्योग पर बात की। तीसरा पंचवर्षीय योजना जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमको मुद्रास्फीति मिला था। तो हमें मुद्रास्फीति जब एक चैप्टर मिल गया तो हमने क्या किया, मुद्रास्फीति को क्लियर किया। इसके अलावे जो इससे संबंधित और कई सारे पॉइंट है, हमने इसको यहीं पर समाप्त करने का प्रयास किया है। तो उसी को आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है डिवैल्यूएशन। सबसे पहले इस तरह के बॉक्स में ध्यान देंगे तो इसको डिवैल्यूएशन हिंदी में कहते हैं अवमूल्यन। दरअसल पहले इसकी परिभाषा को समझिए। परिभाषा क्या है कि यदि किसी मनी का एक्सचेंज वैल्यू किसी अन्य मनी की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति को अवमूल्यन कहते हैं। एक्सचेंज वैल्यू का मतलब हो गया विनिमय दर। दरअसल अब समझिए कि मानकर चलिए कि $1, ये अमेरिका का डॉलर जो है अमेरिका में चलता है और अपने यहाँ रुपया, तो $1 में 70 रुपया हो, मानकर चलते, माना कि $1 बराबर 70 रुपया। तो अब क्या है कि सरकार क्या करेगी, पैसे का एक्सचेंज वैल्यू कम कर दे। अपने यहाँ पैसे का एक्सचेंज वैल्यू जानबूझकर क्या करेगी, कम कर देगी। तो क्या होगा कि $1 बराबर सरकार 105 रुपया कर देगी। तो पैसे का वैल्यू कम हो गया। पहले 70 रुपया ही देना पड़ता था, अब 105 रुपया डॉलर के बदले देना पड़ता है। तो एक्सचेंज वैल्यू कम हो गया। तो इस स्थिति को अवमूल्यन कहते हैं। दरअसल अब समझिए कि एक्सचेंज वैल्यू सरकार कम क्यों करती है, अवमूल्यन सरकार करती क्यों है। अवमूल्यन के पीछे का कारण है कि निर्यात को बढ़ावा देना। अब इस प्रभाव के पहला पॉइंट को देखेंगे, निर्यात को बढ़ावा देना। अब इसको समझिए। ओवरऑल क्लियर तब होगा जब आप समझेंगे। परिभाषा पढ़कर आपका क्या है कि डिवैल्यूएशन क्लियर नहीं हो सकता। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। मानकर चलिए कि $1 बराबर होता है 70 रुपया, ठीक। और हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक, और उस प्रोडक्ट का मूल्य है 35 रुपया। तो क्या होगा, 70 में 2 प्रोडक्ट आएगा। अगर हमको क्या है कि किसी देश से $1 प्राप्त होता है तो हम उसको क्या है 2 प्रोडक्ट उसको देंगे अपना। तो क्या है कि अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए या फिर निर्यात में वृद्धि करने के लिए हमको ऑफ़र निकालना होगा। तो इस सिचुएशन में सरकार क्या करती है, पैसे का एक्सचेंज वैल्यू कम कर देती है। पहले $1 बराबर 70 हुआ करती थी, अब सरकार 105 कर देगी। तो क्या होगा, जब 105 कर देगी तो 35 में 1 वस्तु मिलती थी, अब 105 में 3 वस्तु मिलेगी। कोई अगर हमको $1 देगा तो उसके एवज में हमको उसको 3 वस्तु देना पड़ेगा। जैसे ही उसको $1 में 3 वस्तु मिलेगा, उसके यहाँ वस्तु सस्ती हो जाएगी। और जैसे हमारी वस्तु उसके यहाँ सस्ती होगी, इन्हेंस क्या होगा कि एक ऑफ़र निकल जाएगा और इस ऑफ़र के तहत हमारी वस्तु मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। और जब मार्केट में लॉन्च होगी तो उसके ख़रीदार बढ़ेंगे, परचेजिंग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और इस तरह से हमारे यहाँ की वस्तु को क्या होगा, निर्यात में बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए अवमूल्यन किया जाता है। अवमूल्यन दरअसल जानबूझकर किया जाता है ताकि निर्यात में वृद्धि हो। निर्यात में क्या हो, वृद्धि। तो प्रभाव का सबसे पहला पॉइंट हम यही लिखे हैं कि निर्यात में वृद्धि हो। एक बार फिर से समझिए अवमूल्यन क्या होता है। मानकर चलिए पहले परिभाषा, यदि किसी मनी का एक्सचेंज वैल्यू किसी अन्य मनी की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति को अवमूल्यन कहते हैं। अब समझिए, मानकर चलिए $1 ये अन्य मनी है, किसी और देश का है, और अपने यहाँ का रुपया $1 बराबर 70 रुपया हो अभी फ़िलहाल, और अपने यहाँ जो वस्तु मिल रही है वो 35 का कोई नई वस्तु बनी और वो क्या है कि 35 में 1 मिल रही है। तो 70 में 2 आएगा। कोई अगर हमको $1 देगा इस सिचुएशन में तो हमको 2 प्रोडक्ट देना होगा उसको, तब तो 70 पूरा फुलफ़िल करेगा। $1 बराबर हम 2 प्रोडक्ट 35 का देंगे तब 70 इक्वल हो जाएगा। अब क्या है कि हमारा प्रोडक्ट जब इसके यहाँ गया और नहीं बिक रहा है
तो सरकार क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट को किसी अन्य देश के मार्केट में लॉन्च करने के लिए अपने पैसे का एक्सचेंज वैल्यू कम कर देगी। अब सरकार पहले $1 बराबर 70 रुपया होता था, अब क्या है कि पैसे का वैल्यू कम कर देगी, 105 रुपया, $1 इक्वल 105 कर देगी। अब क्या होगा कि हमको 35 की एक वस्तु है तो $1 अगर कोई देगा तो हमको 3 प्रोडक्ट देना होगा। जैसे ही उसको $1 में अब 3 प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट मिलने लगा तो उसके यहाँ ये प्रोडक्ट क्या होगा, सस्ता हो जाएगा। और जैसे ही सस्ता होगा तो इन्हेंस वहाँ के व्यापारी क्या करेंगे, ऑफ़र निकालेंगे, और ऑफ़र निकलते ही परचेजिंग पावर वस्तु का बढ़ जाएगा और लोगों खरीदार की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, उनके यहाँ के मार्केट में लॉन्च हो जाएगा और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। जब अधिक से अधिक हमारा प्रोडक्ट किसी अन्य देशों में बिकने लगेगा तो क्या होगा, निर्यात में वृद्धि होगा, हम यहाँ से ज़्यादा प्रोडक्ट भेजेंगे। तो प्रभाव में वही पहला पॉइंट लिखे, निर्यात में वृद्धि होगा, दूसरा आयात में कमी होगा। अब आयात में कमी कैसे होगा ये समझिए। अब इनके यहाँ क्या है कि हम अपने पैसे का वैल्यू कम कर दिए हैं, 105 देगा। अगर मानकर चलिए कि इनके यहाँ कोई वस्तु $1 में मिल रहा है तो उसको खरीदने के लिए हमको 105 रुपया चुकाना पड़ेगा, तो हमको वस्तु महंगा मिलेगा, तो हम कम से कम वस्तु मंगाएंगे, तो इसलिए क्या होगा कि आयात में कमी होगा। और यही दोनों पॉइंट बार बार पूछा जाता है कि अगर अवमूल्यन हो तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी होगी। अब अगला पॉइंट देखिए कि अब तक भारत में 3 बार अवमूल्यन देखा गया। अपने यहाँ अब तक 3 बार अवमूल्यन हुआ। पहला है 1949, दूसरा 1966 और तीसरा 1991। आप इस तीनों पॉइंट को याद रखेंगे, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। पहला 1949 में अवमूल्यन हुआ, दूसरा 1966 में और तीसरा 1991 में अवमूल्यन हुआ। और 1991 से आप याद रखिएगा कि इसी समय देश में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। 1991 के पास हम लिख दे रहे हैं एरो देकर कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, 1991 में नई आर्थिक नीति। और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री के पद पर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि 1991 में अवमूल्यन भी हुआ और नई आर्थिक नीति भी लागू हुआ था। तो अब हमारा डिवैल्यूएशन का पार्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग स्टैगफ्लेशन पे बात करेंगे। आइए, दूसरा है हमारा स्टैगफ्लेशन। सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझेंगे। परिभाषा है कि जब मुद्रास्फीति और बाजार में मंदी, यानी कि मुद्रास्फीति हम पहले पढ़ चुके हैं। इससे पहले आप पीछे का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुद्रास्फीति दरअसल होता क्या है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब मुद्रास्फीति और बाजार में मंदी दोनों साथ साथ उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यानी कि मुद्रास्फीति भी है मार्केट में और बाजार में क्या है कि मंदी आ गया। मंदी का मतलब क्या है कि जो मार्केट में वस्तु उपलब्ध है उसका खरीदार नहीं है, इसका मतलब मंदी है मार्केट में। मुद्रास्फीति को सबसे पहले समझिए। मुद्रास्फीति के केस में क्या होता है कि बाजार में पैसे की मात्रा अधिक हो जाती है और वस्तु की मात्रा कम हो जाती है। जब पैसे की मात्रा अधिक होगी तो इन्हेंस है कि जब पैसे की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो अपने यार खरीदार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि बाज़ार में पैसे की मात्रा अधिक होगी, इसका मतलब है कि सब लोगों के पास पैसा होगा, तब तो वो मार्केट पहुंचेंगे अधिक से अधिक पैसा लेकर और अधिक से अधिक पैसे की मात्रा मार्केट में बढ़ जाएगी। जब पैसे की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, तो प्रोडक्ट की संख्या कम होगी और इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि वस्तु महंगी हो जाती है। तो जब मार्केट में मुद्रास्फीति हो और साथ साथ मंदी हो, यानी कि खरीदार ना मिले। मुद्रास्फीति का मतलब है लोगों के पास पैसा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, लोगों के पास पैसा है फिर भी वस्तु नहीं खरीद रहे, तो इस सिचुएशन को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। अब क्या है कि स्टैगफ्लेशन में पैसा है, लोग खरीद नहीं रहे, खरीदार बहुत कम है, तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। आपसे सवाल में बार बार पूछा जाएगा कि स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं। जब बाज़ार में क्या हो कि मुद्रास्फीति और मंदी दोनों साथ साथ चल रहा हो तो इस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन का। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के पीछे का कारण है कि किसी तरह का अफवाह हो जाए, यानी कि लोगों के पास पैसा है, लोग खरीद सकते, लेकिन मार्केट में ये अफवाह उत्पन्न हो जाए कि ये जो वस्तु है यह किसी तरह से इसमें गड़बड़ी है, या फिर कोई और अफवाह उत्पन्न हो जाए कि सरकार दरअसल लोगों से पैसा क्या करती है, इस वस्तु के माध्यम से लोगों से पैसा बहुत ज़्यादा ले रही है। तो इस तरह का अफवाह जब उत्पन्न हो जाता है तो पैसा रहते हुए लोग मार्केटिंग नहीं करते हैं, जिसके कारण स्टैगफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब क्या है कि इसमें क्या होगा प्रभाव कि उद्योग उत्पाद और कृषि दोनों में कमी आ जाएगी। दरअसल बात क्या है कि मुद्रास्फीति है,
तो मुद्रास्फीति के केस में क्या होता है कि लोगों के पास पैसा रहता है और मुद्रास्फीति के बाद क्या होगा, मंदी, दोनों साथ साथ होगा तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो जब क्या होगा कि मंदी हो जाएगा, मार्केट में जो वस्तु उपलब्ध है वो नहीं बिक रहा है, तो जब नहीं बिक रहा है तो कोई भी कंपनी प्रोडक्शन करना बंद कर देगी, प्रोडक्शन नहीं बनाएगी। जब वह उद्योग कम कर देगी यानी उद्योग उत्पाद कम हो जाएगा तो क्या होगा, इसका सीधा सीधा प्रभाव कृषि सेक्टर पर पड़ेगा या फिर वो जहाँ से कच्चा माल लाता है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए वहाँ पर इफेक्ट करेगा, वहाँ से वो खरीदना बंद कर देगा। तो यही पॉइंट है, उद्योग उत्पाद और कृषि उत्पाद दोनों में कमी आ जाती है जिससे बेरोजगारी की मात्रा बढ़ जाती है। अब क्या होगा कि जब कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाएगी तो वो अपने यहाँ काम करने वाले लोगों की छुट्टी कर देगी और इस सिचुएशन में क्या होगा, बेरोजगारी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो आपसे दूसरा सवाल पूछा जाएगा, स्टैगफ्लेशन में क्या प्रभाव होता है, तो क्या होता है, बेरोजगारी की मात्रा बढ़ जाती है। तो आप इस स्थिति को याद रखेंगे। अब हमारा तीसरा पॉइंट है रिसेशन, इसको हिंदी में कहते हैं मंदी। इससे पहले हम मंदी को थोड़ा बहुत देख चुके हैं, अब फिर से एक बार मंदी की बात करें। मंदी क्या होता है, मंदी जो होता है मांग पर आधारित होता है। इसको समझिए, मानकर चलिए कि मार्केट में 10 वस्तु, हमारी कोई कंपनी है, हम यहाँ प्रोडक्शन करके मार्केट में 10 वस्तु भेज रहे हैं, ठीक, और 10 में मात्र हमारा 1 वस्तु बिक रहा है, 9 वस्तु मार्केट में रखा रह जा रहा है। तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, मंदी। मांग पर आधारित यानी कि एक ही बिका, यानी एक ही वस्तु का मांग था, डिमांड बहुत कम है, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, मंदी कहेंगे। यानी कि जो वस्तु हम मार्केट में भेज रहे हैं वो वस्तु क्या हो, उसका परचेजिंग यानी खरीदार नहीं है, तो इस सिचुएशन को मंदी कहते हैं। तो वही कहते हैं मंदी मांग पर आधारित होता है, जब वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो, इस स्थिति को मंदी कहते हैं। जब वस्तु की पूर्ति यानी 10 वस्तु हम मार्केट में भेज रहे हैं, 10 वस्तु पूर्ति कर रहे हैं और मांग बहुत कम है, एक ही मांग है, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, मंदी कहेंगे। अब मंदी के केस में क्या होगा प्रभाव इसका, कि प्रोडक्ट अनसोल्ड हो जाएगा, यानी कि वस्तु नहीं बिकेगी, और जब वस्तु नहीं बिकेगी तो इसका सीधा सीधा प्रभाव इंडस्ट्री पर पड़ेगा, उद्योग बंद होने के कगार पर चली आएगी और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। सेम सिचुएशन, यानी कि बेरोजगारी की मात्रा स्टैगफ्लेशन में भी बढ़ेगी, रिसेशन मंदी में भी बढ़ेगी। और इसी दोनों पॉइंट को हमको समझना है। एक बार फिर से समझिए, रिसेशन मंदी मांग पर आधारित होता है। मांग यानी कि डिमांड, लोगों का क्या है कि डिमांड कम हो जाए या फिर पैसा कम हो तो लोग खरीदारी करने कम जाए। तो इस सिचुएशन में बाज़ार में जो मार्केट में वस्तु उपलब्ध है, मान कर चलिए 10 वस्तु उपलब्ध है, 10 का 10 धरा रह गया, नहीं बिका, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे कि मार्केट में मंदी है। और मंदी के केस में क्या होगा कि प्रोडक्ट अनसोल्ड हो जाएगा, वस्तु नहीं बिकेगी, और जब वस्तु नहीं बिकेगी तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट उद्योग पर पड़ेगा। उद्योग धंधा क्या होगा कि जब वस्तु कोई कंपनी बना रही है और उसकी वस्तु नहीं बिकेगी तो कंपनी क्या करेगी, प्रोडक्शन बंद कर देगी, और प्रोडक्शन बंद कर देगी तो उद्योग बंद होने के कगार पर चली आएगी। और इस स्थिति को क्या कहेंगे, इस स्थिति में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, मंदी की स्थिति में बेरोजगारी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसी पॉइंट को हमको समझना है। इसके बाद हम लोग समझेंगे 2-3 और पॉइंट है, जैसे डीमोनेटाइजेशन और ग्रेसम का नियम। तो आइए हम लोग बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन पर। डीमोनेटाइजेशन पे बात करेंगे। डीमोनेटाइजेशन को हिंदी में कहते हैं विमुद्रीकरण। आप इस शब्द से समझ रहे होंगे, विमुद्रीकरण का मतलब होता है कि अगर अर्थव्यवस्था पे बहुत सारा ब्लैक मनी आ गया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में या फिर किसी भी देश में क्या हो कि बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी दैट मीन्स कह सकते हैं कि सरकार को बिना टैक्स दिया हुआ पैसा उपलब्ध हो जाए मार्केट में, तो इस पैसे को कहते हैं ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी जब किसी देश में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो अर्थव्यवस्था पर खतरा बढ़ जाता है। उसी खतरा से निपटने के लिए सरकार क्या करती है कि पुरानी मुद्रा जो थी उसको समाप्त करके उसके जगह पर नई मुद्रा जारी करती है, और इसे कहते हैं विमुद्रीकरण। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ परिभाषा से भी आप समझ सकते हैं कि ब्लैक मनी के बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर खतरा बढ़ जाता है। सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए ओल्ड मनी यानी पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके जगह नई मुद्रा जारी करती है, जिसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। अपने यहाँ हुआ था 8 बजे रात में, आपको पता होगा कि विमुद्रीकरण अपने यहाँ हो चुका है, ठीक। अब इस विमुद्रीकरण के बाद एक टॉपिक और है रिफ्लेशन का, जिसको हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक नियम समझिए, नोट में लिख लीजिएगा, ग्रेसम का नियम। ये क्या होता है, ग्रेसम का नियम कहता है कि पुरानी मुद्रा जो होती है नई मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। इसके पीछे का कारण क्या है कि जब लोगों के पास पैसा दिया जाए, मान लीजिए कि किसी आदमी के पास 500 का 10 गो नोट है, 500 का 10 नोट है, तो क्या करेगा, लोगों के पास 5 गो पुराना नोट है और 5 नया नोट है। इस तरह का लिख लीजिए, पुराना नोट और इस साइड नया नोट।
तो आदमी का क्या बिहेवियर होता है कि जब किसी को पैसा देना हो तो सबसे पहले क्या करेगा, 10 नोट में जो सबसे पुराना हो वो निकाल कर उसको देगा, फिर उससे भी जो पुराना है फिर देगा, फिर पुराना, फिर पुराना। इस तरह से जब तक इसका ये 5 नोट खर्च होगा तब तक ये नया नोट भी पुराना हो जाता है। तो वही नियम है ग्रेशम का नियम कि पुरानी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। हमेशा लोग क्या करते हैं, खरीदारी में भी पुराने पैसे का यूज करते हैं जिस पे बहुत सारा डस्ट वगैरह लग गया हो, तो उस नोट को यूज करेंगे पुराने, और नई मुद्रा को अपने पॉकेट में रखे रहते हैं, जिसके कारण क्या है कि नई मुद्रा मार्केट में कम चलती है और पुरानी मुद्रा मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लो करती है। तो उस सिचुएशन और इस नियम को कहते हैं ग्रेशम का नियम। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ग्रेशम का नियम। अगला पॉइंट हमारा है रिफ्लेशन, इसको हिंदी में कहते हैं पुनः मुद्रास्फीति। दरअसल ये क्या है कि ये सरकार जानबूझकर करती है पुनः मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है कि जब मार्केट में मंदी हो जाए, यानी कि जो वस्तु उपलब्ध है और उसके खरीदार ना हो तो वस्तु नहीं बिकेगी, तो इस सिचुएशन को कहेंगे मंदी। तो मंदी की स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है कि लोगों के परचेजिंग पावर को और बढ़ा देती है। यानी कि मंदी में क्या होगा कि लोग के पास क्या है, दरअसल पैसा नहीं रहेगा, तो उस सिचुएशन में लोग खरीदारी नहीं करेंगे तो मंदी हो जाएगा मार्केट में। तो सरकार उसी मंदी से निपटने के लिए क्या करेगी कि लोगों के परचेजिंग पावर को बढ़ा देगी, यानी कि मार्केट में बहुत अधिक पैसा सरकार क्या करेगी, फ्लो कर देगी। जैसे क्या होगा कि यानी बैंकों से लोगों को लोन दिलवा देना, लोन का रेट बहुत कम कर देना, तो सब लोग क्या करेंगे, सबके पास पैसा उपलब्ध हो जाएगा, नई नई स्कीम ला देना। तो इस लोगों के पास जब पैसा उपलब्ध हो जाएगा तो लोग अपने आप मार्केट में आ जाएंगे पैसा लेकर परचेजिंग करने के लिए, और इस सिचुएशन में क्या होगा कि मंदी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए इसको कहते हैं रिफ्लेशन, पुनः मुद्रास्फीति। यानी कि लोगों के पास बहुत पैसा दे दिया जाएगा तो लोग क्या होंगे, अपने आप मार्केट में आएंगे और वस्तु की खरीदारी बहुत ज़्यादा होने लगेगी, वस्तु भी महंगी हो जाएगी और मंदी पर भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इसलिए पुनः मुद्रास्फीति का सिचुएशन जो है वो जानबूझकर लाया जाता है। अब आप लोगों को अगर ये सब लिखना है तो लिख लीजिए, बहुत बेहतर होगा, और 2-3 बार अगर रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। अब जो अपना अगला टॉपिक होगा वो होगा चौथी पंचवर्षीय योजना का। और इस चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, थोड़ा सा सुन लीजिए कि पहली बार 14 बैंकों का, चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया। तो जब हमको बैंक मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहीं पर बैंक का एक चैप्टर बनाएंगे और उसका फुल एंड फाइनल डिटेल कर लेंगे बैंकिंग के बारे में। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना के साथ। धन्यवाद।